गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 7वीं में हम लोग नागरिक शास्त्र का चौथा अध्याय जो आपका तिमाही परीक्षा के पहले भाग 1 पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे। अध्याय अध्याय 4 में उद्योग एक परिचय, इसका भाग 2 का अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसके पहले वाले जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, उद्योग किसे कहते हैं, उद्योग लगाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में अन्य दस्तकार कौन कौन से हैं। तो इसके पहले मैंने पहले वाले क्लास में बताया था कि दस्तकार हम किसे कहते हैं। दस्तकार वो होते हैं जिसमें देखोगे जो घर के लोगों के सहयोग से किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, है ना। छोटे मोटे औजारों का उपयोग करके वो छोटे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उसमें ना तो हमको श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, ना अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और ना ही बड़े बड़े मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ये छोटे मोटे औजारों से और अपने परिवार के सहयोग से ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसको हम दस्तकारी कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अन्य दस्तकार कौन कौन है, जिसमें देखेंगे बुनकर लोग होते हैं, कुम्हार होते हैं, बढ़ई होते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि छोटे छोटे काम, घरों में ही छोटे छोटे काम करते हैं, उनको हम दस्तकार कहते हैं। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ में बुनकर परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि बुनकर लोगों का जीवन किस प्रकार से होता है, और बुनकर लोग जो कपड़ा बिनने का काम करते हैं उसको कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में। तो इसमें कुंभकारों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो कुंभकार के बारे में बताया है कि कुंभकार जो होते हैं, जिसको हम कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार किस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो कुंभकार व बुनकर के अलावा यहाँ पर दस्तकार और भी होते हैं, जैसे जुलाहा है जो कपड़े की छपाई करने वाला होता है, जुलाहा जो कपड़ा बुनता है, और जो रंगरेज होते हैं जो कपड़े में छपाई करते हैं, रंगाई करते हैं, उन लोग, टोकनी सूपा बनाने वाले लोग, मतलब हर अलग अलग वस्तुओं को, जैसे बांस की वस्तुएं बनाने वाले, दोना पत्तल बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लोहे की छोटी छोटी सामान बनाने वाले, तथा रजाई गद्दे बिनने वाले, जो पिंजारे होते हैं, ये सारे लोग दस्तकारी के काम में आते हैं। वस्तुओं का उत्पादन दस्तकारों भी किया जाता है, दस्तकारों के द्वारा किया जाता है। वे अपने घर पर अब स्वयं ही औजारों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तु बनाते हैं, और इसके लिए वह काम का समय भी स्वयं तय करते हैं। और उसमें देखेंगे इस कार्य के लिए उसके घर परिवार के लोग के सदस्य जो होते हैं उन लोग उनका सहयोग करते हैं। यहाँ पर जो दस्तकार होते हैं उनके काम करने का समय निश्चित नहीं होता है, वे किस समय काम करेंगे वह स्वयं ही तय करते हैं, और घर परिवार के सहयोग से ही वो क्या करते हैं, उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इन्हें इस काम में इसमें पारंपरिक कला का ज्ञान होता है, और इसमें दस्तकार स्वयं अपने पैसों से कच्चा माल खरीदते हैं, और इसमें सामान बनाकर क्या करते हैं, वह बाजार तक का पहुंचाते हैं या उसकी बेचने की व्यवस्था करते हैं। फायदा या नुकसान दस्तकार को ही स्वयं उठाना पड़ता है। यहाँ पर जो दस्तकार होता है वो फायदा नुकसान का स्वयं स्वामी होता है, उसे स्वयं ही उस मतलब लाभ हानि का वहन करना पड़ता है। वैसे तो सही कीमत पर वस्तुओं स्वयं बेचने पर ही प्राप्त होते हैं। आपको इसके पहले ही बताई थी मैं कि अगर कुम्हार क्या करेगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा और स्वयं बेचेगा, तभी उसको जाकर क्या होगा, बहुत अधिक लाभ होगा। अन्यथा वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है तो उससे कम कीमत मिलेगी और उससे उतना अधिक लाभ नहीं होगा। लेकिन इनको अपने सामानों को सही कीमत प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये थोक के रूप में क्या करते हैं, वो जो थोक व्यापारी होते हैं उनको क्या कर देते हैं, बेचते हैं, और इसकी तुलना में व्यापारी इन्हें कम कीमत में खरीदते हैं। कुछ छोटे व्यापारी जो बिचौले होते हैं, बिचौले मतलब होते हैं जो बीच के होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बिचौले भी वहां पर सामान खरीदकर बड़े व्यापारियों से वो बेचते हैं, और इसी तरह सामान उपयोग करने वाले तक का पहुंचता है।
यहाँ पर देखेंगे लगातार वस्तुओं को क्या करते हैं, जब दस्तकारी जब बनाता है तो उस वस्तु को वो स्वयं बेचेगा तभी उसको अधिक लाभ होगा। अन्यथा अगर कोई वस्तु को बेचता है वो तो थोक व्यापारी को या फुटकर व्यापारी को बेचता है तो वस्तु की उस वस्तु की कीमत उसको कम मिलती है। इसमें दस्तकारों के काम में परिवर्तन लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान की कुछ कुंभकारों को यहाँ पर कलाकृति बनाने का प्रशिक्षण दिलवाते हैं, क्योंकि ये जो है अभी का जो जनरेशन है उसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो क्या होते जा रही है, लुप्त होते जा रही है। इसलिए इसको बनाए रखने के लिए सरकार सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है और इसलिए राजस्थान की सरकार हो चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे और जो राज्य हैं उनके, तो इन दस्तकारों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही है, नए नए कलाकृति सिखा रही है, उनका प्रशिक्षण दे रही है। उनका जो सामान जो बना हुआ होता है उसके लिए वे जगह जगह पर प्रदर्शनी लगा रही है ताकि लोग उसको देखें और उसको खरीदें, ताकि लोगों का यहाँ पर दस्तकारियों का अधिक से अधिक लाभ हो। यहाँ पर देखिए कलाकृति बनाने का प्रशिक्षण दिलवाने के लिए लोगों को इसमें लोग सजावटी सामान भी बनाने लगे हैं एवं इसकी मांग शहरों पर बहुत अधिक है, क्योंकि जो चीज़ हमारे गांव में जो मिलता है या फिर गांव में जो लोग बनाते हैं वो चीज़ शहरों में देखने को नहीं मिलता। जैसे देखेंगे पहले तो हम लोग कुम्हार का नाम लेते थे तो खाली मिट्टी का बर्तन ही बनाता है सोचते थे, किंतु आजकल क्या हो गया है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके कारण से अनेक कलाकृति बनाते हैं। घर में सजावटी सामान जो रखने के लिए जो सजावटी सामान होते हैं वो बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। इसलिए उनका क्या हो गया है, इसको ज़्यादा मतलब शहरों में इसकी सबसे ज़्यादा मांग हो गई है और इसे टेराकोटा उद्योग भी कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का जो कलाकृति अलग अलग प्रकार की जो कलाकृति बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, टेराकोटा बोलते हैं। जैसे हंडी है, पोला बैला है, कलात्मक एवं सजावटी सामान, लैंप, गमला, यहाँ पर घंटी, मुखौटे आदि जो बनाए जाते हैं वो क्या है, मिट्टी के बने हुए होते हैं और इनकी जो मांग होती है वो शहरों में अधिक होती है। इन सारी वस्तुओं को जो घर में सजाया जाता है इनको हम क्या कहते हैं, टेराकोटा। ठेकेदार, अब देखेंगे ठेकेदारी से उत्पादन का कार्य और अन्य कार्य किस प्रकार से होता है। ठेकेदारी प्रथा से बांस की टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, दोना पत्तल बनाना तथा कपड़े बुनना आदि अन्य कार्य भी किए जाते हैं। जो ठेकेदारी पद्धति में, ठेकेदारी पद्धति कहने का तात्पर्य क्या है, जिसमें ठेकेदार क्या करता है, उनको काम दिलवाता है और वो ठेके में जो वस्तुएं लेते हैं उसको दिलवाता है। जब माल बनकर तैयार हो जाता है तो वो वस्तुओं को फिर वहाँ पर ले जाकर जमा कर दो तो वो क्या होता है, बेचने का भी व्यवस्था ठेकेदार का ही होता है। ये ठेकेदारी पद्धति से होने लगा है। ऐसे उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन उद्योगों में सभी काम घर पर किए जाते हैं और पूरा परिवार मिलकर काम करता है। अक्सर ये व्यापारी या फिर ठेकेदार उन्हें अग्रिम राशि देते हैं जिसमें कच्चा माल देते हैं। उन्हें तैयार वस्तुओं के लिए मजदूरी मिलती है तथा लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस काम में लगे परिवार को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। जो ये वाला जो काम करते हैं लोग, तो यहाँ पूरा परिवार मिलकर काम करता है ठेकेदारी पद्धति से, क्योंकि ठेकेदारी पद्धति में कच्चा माल और अग्रिम राशि ठेकेदार उसको दे देता है और वो जब माल तैयार कर लेता है मजदूर, तब वो क्या करता है, वो ठेकेदार को वापस करता है। किंतु जो जितनी मेहनत एक परिवार के लोग मिलकर करते हैं वो उतना मेहनत का जो फल होना चाहिए या फिर जितना उस वस्तु का मूल्य होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। इसका विपरीत इसी के विपरीत देखेंगे, ठेकेदार प्रथा से बड़े व्यापारी के लिए दो तरह की सुविधाएं होती हैं। एक तो उसे कपड़ा बनाने या फिर उसे किसी भी काम के लिए कोई व्यवस्था अपने कारखाने के अंदर नहीं करना पड़ता।
एक तो देखेंगे जो ठेकेदार प्रथा से व्यापारियों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है कि उनको किसी बड़े कारखाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खाली वो मजदूर खोज लेते हैं और उनको काम को बांट दिया जाता है और वो आसानी से काम कर लेते हैं, उनका माल भी तैयार हो जाता है। दूसरा, कारखाने में रखे गए मजदूरों को फैक्ट्री कानून के नियमों के अनुसार वेतन एवं सुविधाएं मिलने का हक बनाता है, जबकि इस तरह के ठेकेदार प्रथा के अंदर में काम करवाने में बड़े व्यापारी इन्हें अपना मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे किसी फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम करता है तो उसकी सारी व्यवस्था वहाँ पर के ठेकेदार को करनी पड़ती है। पेमेंट, उसका वेतन से लेकर उसकी हर एक चीज़ को कंपनी या फैक्ट्री उठाती है। किंतु इस तरीके के काम का जो होता है ठेकेदारी पद्धति में जो काम होता है, इसमें ठेकेदार वो क्या है, उसको अपना मजदूर मानने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि वो आज काम कर रहा है, कल वो दूसरा काम करेगा, कल परसों तीसरा काम करेगा, इसलिए वो स्थायी रूप से कोई भी काम को नहीं करता है। अब देखते हैं इसमें जबकि इस तरह के ठेकेदार प्रथा के अंदर में काम करने वाले बड़े व्यापारी इन्हें अपना मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फैक्ट्री कानून से बच जाता है, और इस कारण से मेहनत करने वाले दस्तकारों को कानून के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और इसमें देखेंगे आपका, यदि आपके परिवार में किसी प्रकार के उत्पादन का काम होता है तो उस काम को कैसे किया जाता है और उसका बाजार कहाँ है, ये आपको बताना है लिखित रूप में, कि अगर आपके परिवार में कोई ऐसा काम दस्तकारी का काम करते हैं तो वो किस प्रकार से होता है, उसका माल कहाँ से आता है, कच्चा माल कहाँ से लेकर आते हैं, और फिर जब वो वस्तु बन जाती है तो बाजार की व्यवस्था भी कौन करता है या वस्तु को कहाँ तक पहुँचाते हैं। अब देखते हैं हम लोग बाजार की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए करना तथा बेचने के लिए उचित बाजार की व्यवस्था करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम चाहे वह किसी भी काम का हो तो यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक का पहुँचाना या बाजार की व्यवस्था करना सबसे प्रमुख कार्य होता है। और बाजार की व्यवस्था के लिए देखेंगे उद्योग का एक प्रमुख अंग होता है ये बाजार की व्यवस्था, क्योंकि हम वस्तु का उत्पादन तो कर लेंगे लेकिन उसको इकट्ठे करके नहीं रख सकते। जब तक हम बाजार की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक का उस वस्तु से हमको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से उद्योग संचालित करने के लिए यहाँ पर कच्चा माल जुटाना और सामान तैयार करना तथा बाजार में बेचना आवश्यक होता है। और इसमें देखेंगे इस प्रकार के उद्योग को संचालित करने के लिए इसमें कच्चा माल को जुटाना होता है और सामान जो तैयार करना होता है बाजार में ले जाकर बेचना होता है। तो दस्तकारी अपना कुछ सामान स्वतंत्र रूप से बाजारों पर घूम कर बेच सकते हैं और इसका सामान आसपास के इलाकों में ही बिकता है। और छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मिट्टी से बने हुए सामानों की सामान प्रसिद्ध हैं, जैसे यहाँ पर कोंडागांव जिले में, यहाँ पर कोंडागांव रायपुर जिले में रायपुर नगर के पास ही खारून नदी के किनारे जो रायपुरा नामक स्थान है, महासमुंद है और बरोंडा है, बरोंडा बाजार जिसको कहते हैं, वहाँ पर के आसपास के क्षेत्रों में ये वस्तुओं को बेचा जा सकता है, बल्कि ये और दूर दूर में इसको ले जाकर बेचना मुमकिन नहीं होता है। वैसे ही जांजगीर चांपा में यहाँ पर कोशा उद्योग अधिक विकसित हुआ है। बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, रायपुर, कबीरधाम, जांजगीर चांपा तथा बिलासपुर सरगुजा जिले में ये कोशा उद्योग सबसे ज़्यादा मतलब फैला हुआ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोशा के जो कीड़े पाले जाते हैं, कोकून का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और इसीलिए यहाँ पर कोशा उद्योग को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। इसी में स्थायी बाजार प्रायः शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर प्रत्येक वस्तु का बाजार प्रतिदिन लगा होता है और हमारे गांव मोहल्ले में जो दुकानें होती हैं वह स्थायी होती हैं तथा शॉपिंग मॉल और शॉपिंग
कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं। ये जो गांव और शहर का जो क्षेत्र होता है, आजकल क्या हो गया है, दोनों ही क्षेत्रों में हमको माहौल अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। जो हमारे जो गांव में जो दुकानें लगी हुई होती हैं छोटी छोटी, वो स्थायी रूप से होती हैं। उसी प्रकार से जो शहर में जो लगे रहता है वो भी रहता है, किंतु वो बड़े रूप में रहते हैं, जैसे सुपर बाजार के नाम से रहता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स के नाम से रहता है ना। तो ये सारी सुविधाएं उनको मिली होती है। प्रायः यह बहुमंजिला वातानुकूलित तथा दुकानें होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शहरों में शॉपिंग मॉल होते हैं, इसमें सारी सर्व सुविधाएं होती हैं उसमें, ताकि वो वस्तुएं खराब ना हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। इसलिए उसमें एसी, एयर कंडीशन भी लगा हुआ होता है। लेकिन उस वस्तु वो जितनी ज़्यादा सुविधा देता है, वहाँ पर वो वस्तुएं उतनी ही महंगी मिलती है। बड़ी बड़ी दुकानों में, शॉपिंग मॉल में यहाँ पर ब्रांडेड सामान मिलते हैं, जिसमें ब्रांड किसी उत्पादन पर भी किसी विशेष रूप से, विशेष नाम से चिन्हित या मोहर लगाना, जैसे यहाँ पर देखोगे हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर गुडलैंड तथा गुडलैंड बाटा कंपनी जो होता है वो, और इसमें HMT तथा फेयर एंड लवली, बोरोप्लस, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंपनी से उत्पादित होती है। कंपनी के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें वो उसमें गारंटी का जो मार्क लगा हुआ होता है, उसके आधार पर उस वस्तु को क्या किया जाता है, उन क्षेत्रों में बेचा जाता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ये चीज़ बिकती हैं ज़्यादा करके। इसी के आधार पर देखेंगे हमने कोसा उद्योगों के बारे में पढ़ा है, और कोसा से बनी वस्तुओं में विभिन्न बाजारों पर होते हैं तथा उपभोक्ता तक का पहुंचाता है, और इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, जिसमें कोसा के फल को छोटे व्यापारी खरीदते हैं और उसे बुनकर तक का धागा बनाने के लिए बेचते हैं। इसमें देखेंगे कोकून, जो कोसा फल होता है, उसका उत्पादन खास करके देखोगे हमारे छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा है इधर पे, और जो बिलासपुर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, जहाँ पर थोड़ा सा जंगल इलाका है, वहाँ पर सहतूत के पेड़ों पर जो कोसा की इल्लियाँ पाली जाती हैं, है ना। वो इल्लियों को क्या करते हैं, पालते हैं, और पाल करके वो जब इल्लियाँ को झाड़ में छोड़ते हैं, तो ये सहतूत के पत्तों में, सेंधा के पत्ते में, बेर के झाड़ों में उसको छोड़ दिया जाता है, और ये उन झाड़ों की पत्तियों को खाकर अपने लार के द्वारा इसमें क्या करती है, चारों तरफ कवच तैयार करती है। और कवच तैयार करने के बाद वो उसी में जब वो कोसा फल पक जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो फिर उसको तोड़ लिया जाता है। तो इसको तोड़ने का भी ठेकेदारी पद्धति होती है। इसमें कोसा फल तोड़ने के लिए, जैसे तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ता को तोड़ने का वो रहता है, उसी प्रकार से कोसा फल का भी रहता है। कोसा फल को तोड़कर ला लेते हैं और फिर उसको बुनकर परिवारों को दिया जाता है, जिसमें कोसा के कपड़े को बनाने के लिए कोसा को, फल को धागे के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, वो पद्धति इसमें बताया है कि कोसा के फल को लाकर पहले तो छांट दिया जाता है, कटा फटा अलग कर देते हैं, साबुत वाला अलग कर देते हैं। फिर एक बड़े से बर्तन पर पानी चढ़ाया जाता है चूल्हा जलाकर, और उसमें जो कपड़ा धोने का सोडा होता है, वो सोडा को क्या कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। और जब ये इसमें जब कोसा फल को अलग करके उसमें एक प्रकार का पहटा पेस्ट लगाया जाता है। पहटा पेस्ट लगाकर वो कोसा फल को उसमें उबलने के लिए डाल दिया जाता है, और कोसा फल जब बहुत पक जाता है, उसमें की सारी गंदगी निकल जाती है, तो फिर उसको निकाल कर साफ करते हैं, और एक एक जो छोर होता है उसको पकड़कर क्या करते हैं, उसमें नटवा में और जिसमें धागा के रूप में उसको निकालते हैं और बनाते हैं। जब ये पूरा धागा तैयार हो जाता है, तो फिर उसको मशीन में लगाकर बुनकर परिवार के लोग उसमें से कपड़ा बुनते हैं। ये प्रक्रिया बुनकर परिवारों की होती है। वैसे तो बुनकर परिवार अगर खुद कोसा तैयार करेगा, कोसा तैयार करके फिर उसको में कपड़ा बनाएगा, तो यहाँ पर जो होते हैं 1200 रुपया मीटर के हिसाब से वो दुकानदार बेचता है, किंतु जो बुनकर परिवार के लोग होते हैं खाली 800 रुपये मीटर के हिसाब से वो व्यापारियों को बना कर देते हैं। तो पूरा इसमें 400 रुपया जो बुनकर परिवार के लोग होते हैं उनको घाटा होता है।
तो ये चीज़ जो ठेकेदारी पद्धति से होता है, और इसी के कारण से जो इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है बुनकर या दस्तकारियों की, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार समय समय पर उनको प्रशिक्षण देती है, समय समय पर प्रदर्शनी लगाती है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो बच्चों, आज हम लोग उद्योग के बारे में पढ़े हैं, बुनकर परिवार के बारे में पढ़े हैं, उद्योग में इसमें कुंभकारों के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ ये है कि ये पूरी जानकारी मिली होगी कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर का व्यवसाय कर सकते हैं या उद्योग लगा सकते हैं। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि तिमाही के पहले इसका भाग 1 हो चुका है, अब इसका भाग 2 है। तो दोनों को मिलाकर आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ोगे, दोनों वीडियो को देखेंगे और अच्छे से बारीकी से अध्ययन करेंगे, ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और इसके बीच बीच का जो प्रश्न है उसको निकाल